टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। गौरी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर हम चर्चा करेंगे किन किन टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की नहीं है जरूरत, शेयर की बिक्री पर एडवांस टैक्स का कैसे करें कैलकुलेशन, और साथ में भी बताएंगे अगर आप अपना जीएसटी नंबर सरेंडर करना चाहते हैं तो क्या है इसका तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी एक मुद्दा जो हर टैक्स पेयर जिसका खास ख्याल रख रहा है वह है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर के। अब इनकम टैक्स रिटर्न हर किसी को फाइल करना है, ये कम बेसी पता होता है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आखिर वो लोग कौन हैं जिनको राहत के तौर पर देखा जाए, खुशखबरी के तौर पर देखा जाए। गौरी, कौन लोग हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है? देखिए लक्ष्मण, वैसे तो अगर हम देखें तो जिनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है तो उनको तो रिटर्न भरनी नहीं है, प्रोवाइडेड वो बाकी किसी क्लॉज में फॉल नहीं करते। लेकिन अगर हम देखें तो सरकार जो है वो सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी चीज़ों में राहत देती है, जैसे उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी ज़्यादा होती है, उनको कुछ डिडक्शंस भी ज़्यादा मिलती हैं और ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो सरकार सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा देती है। तो इसमें से एक प्रोविज़न ये है कि अगर आप 75 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र के हैं और आपकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट की है, यानी आपको कोई बिजनेस इनकम नहीं हो रही है, आपको एक ही बैंक में पेंशन आती है, उसी बैंक में आपको इंटरेस्ट आता है, आपको और बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट्स में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में आपको पेंशन या इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो इस केस में आप सीधा सीधा बैंक जा सकते हैं, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, इंटरेस्ट इनकम कितनी भी हो, पेंशन कितनी भी हो, सीधा सीधा बैंक जा सकते हैं। वहाँ पे आप सारी डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि ये आपकी इनकम है, ज़्यादातर चीज़ें बैंक को पता होंगी। उसके अलावा आपकी कौन सी डिडक्शंस है वो सब कैलकुलेट करके बैंक पूरा टीडीएस आपका काट लेगा और आप समझ लीजिए कि आपकी रिटर्न भर दी गई है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन जाके जो रिटर्न भरने का प्रोसेस होता है वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें शर्त एक है कि आपका बैंक अकाउंट एक ही होना चाहिए जिसमें आपका पेंशन भी आ रही हो या फिर जो भी आपके सैलरी इनकम जो भी है, और दूसरा आपका इंटरेस्ट भी आ रहा हो। ऐसा अगर मान लिया कि हमने पेंशन अकाउंट मेरा किसी एक बैंक में दूसरे बैंक में हमारा कोई एफडी से इनकम हो रहा है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा? नहीं, फिर शामिल नहीं होगा, क्योंकि इस केस में तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक को लिंक नहीं कर पाएंगे ना। आपको तो एक ही बैंक में अगर आ रहा है, ये सरकार ने ये प्रोविजन लाया ही इसलिए है कि एक ही बैंक हो तो तभी कन्वीनियंट होगा। दो बैंक्स होंगे तो फिर वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगी, आगे जाके शायद हो जाए। एक और फाइन प्रिंट आपने बताया कि आपके कोई बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए। मान ली किसी को रेंट से इनकम हो रहा है, जो कि सीनियर सिटीजन को रेंट इनकम एक आम इनकम का जरिया होता है, तब भी वो इसके नहीं, इसमें कैटेगरी में नहीं आएंगे। जो पेंशन है और जो इंटरेस्ट है वो वाली इनकम आपकी होनी चाहिए और वो उसी बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनको सिर्फ पेंशन और बैंक इंटरेस्ट आता है और एक ही बैंक में आता है, लेकिन जितने भी हैं आई थिंक उनको रिटर्न भरने में जो प्रॉब्लम होती है वो अब फेस नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन 75 ईयर से ज्यादा के हैं उनके लिए एक राहत की खबर कही जा सकती है, लेकिन शर्त उसमें कई सारी इन शर्तों का ख्याल रखिएगा, तभी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से बच सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से नथु लाल लोहार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नथु लाल जी नमस्कार, बताएं टैक्स गुरु क्या आपके लिए कर सकता है? सर मैडम मेरे को नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो मैं रिटायर हुआ 31 जनवरी 21 को। ठीक है, ठीक है ना। वो तो पीएफ मैंने अभी विड्रॉ किया नवंबर 22 में, तो किस सेक्शन में इसको आईटीआर में दिखाना है? एक दूसरा, मैं कुछ शेयर की ट्रेडिंग वगैरह कर लेता बेचता हूँ, तो वो एसएफटी ट्रांजैक्शन पूरे नहीं आ रहे हैं उसमें एआईएस में। ठीक है। तीसरा, मैंने अपने बेटे और बहू को 15-15 लाख रुपए दोनों को मकान बनाने के लिए दिए थे, वो नेफ्ट और टैक्स से दिए हैं। और मेरे को कौन सा आईटीआर फाइल करना पड़ेगा? मैं पेंशनर हूँ
ईपीएफओ की पेंशनर है, 3800 रुपये पेंशन आती है। ठीक है, देखिए तीनों सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ। पहले आपने पूछा पीएफ का जो इंटरेस्ट है, तो जो पीएफ का इंटरेस्ट है वो आप सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट करके दिखाएंगे। आईटीआर में उसका कॉलम आपको दिख जाएगा और आपको उसको अपनी इनकम में ऐड करना है, जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरा आपने पूछा कि आपकी एसएफटी ट्रांजैक्शंस में आपकी शेयर ट्रेडिंग की सारी जानकारी नहीं आ रही है। तो देखिए जो एसएफटी ट्रांजैक्शन है उससे आपको कोई, अगर आपकी कम आ रही है एसएफटी ट्रांजैक्शन, फिर तो आपको कोई घबराने की बात ही नहीं है। ठीक है, अगर आपकी ज़्यादा आ रही है तो आप एक ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं। हालांकि आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के, क्योंकि एक्चुअल में वो है ही नहीं। तो अगर जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी ने 1 करोड़ का मकान लिया, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों 50-50 के मालिक हैं, और एक आप ही के अकाउंट में, आप ही के एसएफटी ट्रांजैक्शन में 1 करोड़ रुपए आ गए, तो थोड़ा सा लगता है कि इतना ज़्यादा अमाउंट हमारे में क्यों दिखा रहा है, तो आप वो रेक्टिफाई करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा आपने पूछा कि आपने अपने बेटे और बहू को 15-15 लाख रुपए दिए हैं घर बनाने के लिए। तो देखिए, तो आपने अपने बेटे को जो 15 लाख रुपए दिए हैं उस पे तो आप बेसिकली समझ लीजिए कि आपने वो गिफ्ट ही दिया है, अगर आप वो पैसा वापस नहीं लेंगे। अगर लोन के तौर पे लिया है तो अलग बात है, अगर गिफ्ट के तौर पे आपने दिया है तो आपके बेटे को इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना और आपको तो वैसे ही नहीं देना। तो आप एक गिफ्ट डीड बना लीजिए कि आपने ये पैसा अपने बेटे को गिफ्ट के तौर पर दिया है। लेकिन जहाँ आपने अपनी डॉटर इन लॉ को गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट तो वो भी एग्जेम्प्ट है उनके हैंड्स में, उनको भी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, आपको भी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन जब आपकी डॉटर इन लॉ उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगी, अगर तो वो घर बना के उस घर में रह रही हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर उस घर को रेंट पे दे देती हैं और उससे इनकम आ रही है तो वो इनकम आपके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी, जिसको हम क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं। ये डॉटर इन लॉ के केस में होगा, सन के केस में नहीं होगा। तो नथुलाल जी, उम्मीद करता हूँ तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको। एक बेटे को तो दिया पैसा और एक बेटे की बहू को पैसा दिया मकान बनाने के लिए। हाँ जी, तो अगर उससे वो मकान बना के खुद रह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को टैक्स नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, वो एक तरह से गिफ्ट हो जाएगी। आप एक डीड बना लीजिए या ईमेल कर दीजिए या कोई चिट्ठी उनको लिख दीजिए कि ये पैसा मैंने इस दिन इस चेक से या इस एनईएफटी का रेफरेंस नंबर से मैंने ट्रांसफर किया है और ये गिफ्ट के तौर पे किया है। तो आपके बेटे और आपके बहू को इस पैसे पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, तो बिल्कुल साफ है। और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप आपस में चर्चा करके पूछिएगा टैक्स गुरु के पास। टैक्स गुरु फिर से आपके सवालों को दूर का जवाब देने की कोशिश करेगा। चलिए अब चलते हैं नवी मुंबई, जहां से प्रवीण जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। प्रवीण जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? जी नमस्कार, प्रवीण रत्नपार से बोल रहा हूँ, नवी मुंबई से। जी सर, मेरा 2017 से यूटीआई यूलिप 15 ईयर प्लान में एसआईपी चालू है। तो अब नए नियम के अनुसार अप्रैल 23 के बाद जो डेट फंड में इन्वेस्टमेंट है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इंडेक्सेशन बेनिफिट बंद कर दिया है। तो मेरा यूटीआई का जो यूलिप मैच्योर होगा तो ये टैक्स फ्री रहेगा अप्रैल 23 के बाद जो इन्वेस्टमेंट चल रही है, इस पे टैक्स लगेगा? देखिए, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कट ऑफ डेट से पहले की हैं उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा, और अगर वो लॉन्ग टर्म पे जा रहा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा और इंडेक्सेशन तभी मिलेगा। बट अगर कट ऑफ डेट के बाद आपने की है ट्रांजैक्शन तो उसमें आपको ना इंडेक्सेशन मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म है, और इसको समझ लीजिए कि आपका वो पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म ही मान लिया जाएगा। इसीलिए बहुत लोगों ने कट ऑफ डेट से पहले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में काफ़ी इन्वेस्ट किया, जो लोग डेट में जाना चाहते थे, ताकि ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो उनको मिल सके। लेकिन आपकी जो परचेजिंग है वो काफ़ी पुरानी है तो उस केस में आपको ये बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, लेकिन अब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर नहीं मिलेगा। संतुष्ट हैं सवाल के जवाब से? कुछ और कंफ्यूजन आपके अंदर है? जी सर, एक ही रहे कि 2023 के बाद जो एसआईपी चल रही है अप्रैल 23 के बाद, उसको भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट मिलेगा मुझे? नहीं, उस पर आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपका बेसिकली वो आपकी इन्वेस्टमेंट बाद की डेट की है तो उसमें आपको नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन। उसमें आपको नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल साफ है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कंसल्टेंट और प्रोफेशनल के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम का चयन करने का एक नया नियम आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। नियम क्या है और कैसे इसका ख्याल रखना चाहिए, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।